बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हमारा एक बहुत कीमती सा एक असासा है इस कुर्रा अर्ज़ का, जिसकी वजह से इस ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद जो है वो मुमकिन हुआ, जो बाकी सैयारों से हमें मुमताज़ करता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाप के बाद जो बनता है पानी। अगर डार्विन की थ्योरी को दुरुस्त माना जाए तो वो तो ये कहता है कि पानी से ही हमारी असल में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और इर्तकाई मनाजिल तय करते हुए फिर इंसान जो है वो अपने इस हतमी वजूद में सामने आया, जो कि आज इंसान की हैयत और शक्ल है। लेकिन अगर हम डार्विन की इस नज़रिया इर्तका से इख्तलाफ भी करें और इस्लाम का जो हमारा बुनियादी अक़ीदा है उस पर यकीन भी रखें कि हज़रत इंसान को तख्लीक किया गया और उसे शर्फ़ इंसानियत जो है और शर्फ़ आदमियत जो है ये शुरू से ही हासिल था, वो किसी और नस्ल से किसी और चीज़ से एक तख्लीक नहीं हुआ, बल्कि वो किसी और तरह से वजूद में नहीं आया। डायरेक्ट अल्लाह ताला ने अपने हाथों से उसे तख्लीक किया। तो भी हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है। अगर पानी का वजूद ना हो तो हमारी ना सिर्फ ये कि हम जिंदा नहीं रह सकते, 8 दिन हैं जो कि कोई भी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सूरत में पानी के बगैर गुजारा कर सकता है। और उसके साथ साथ फिर पानी से जुड़े हुआ हमारा पूरा निज़ाम हयात भी तो है। हमारा आबपाशी का निज़ाम पानी से चलता है। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें पानी की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस वक्त अगर फोकस करना चाहूँ तो साफ़ पीने के पानी की बात करूँगी। ये वो कीमती तोहफ़ा है कि जो बहुत कम लोगों को मैसर है। और साफ़ का मतलब जरासीम से पाक और एक ऐसा पानी जिसको पिया जा सके, जो कि सेहत के असूलों के मुताबिक हो। और ये वो पानी है जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है। अब होता ये है कि हम इस पानी को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और हमारा मज़हब जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े क्लियर अल्फाज में हमें बताया कि हम पानी को वाफिर मिकदार में इस्तेमाल ना करें, पानी को ज़ाया ना करें, बल्कि उसको इस्तेमाल में हमेशा एहतियात से काम लें। भले हम किसी बहते हुए दरिया के किनारे भी बैठे हुए हैं तो भी हमें पानी को ज़ाया ना करने का हुक्म है। और ये हुक्म इसीलिए है क्योंकि पानी सिर्फ उस वक्त अहम नहीं था जब कुओं में मीठे पानी के कुएँ जो है वो नायाब होते थे और हज़रत उस्मान गनी जो है वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करते थे ताकि वो वहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी पी लिया करें। आज भी पीने का साफ़ पानी जो है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी नायाब सी एक चीज़ है जो पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में लोगों को मैसर नहीं है, और जिन इलाकों में मैसर था भी और रहा भी है, अब जो एक रिसर्च की गई उसके मुताबिक ये और भी ज़्यादा नायाब होने जा रहा है। जिस रिसर्च की तरफ मैं रेफ़र कर रही हूँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इदारा है, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, उन्होंने ये कंडक्ट किया और कंडक्ट किया गया लाहौर में। लाहौर एक बात जानते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत गुंजान आबाद एक शहर है जहाँ पर कि रोज़ बरोज़ आबादी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहर का हुजम जो है वो भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए हुजम की वजह से करीब जो फसलें थीं, देहात थीं, वो भी अब जम होकर शहर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। नतीजा ये है कि ये एक ऐसा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग के मुताबिक या बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी के तहत नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ये जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ पानी का जो साफ़ पानी का पानी है, साफ़ पीने का पानी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो रही है। और जो रिसर्च की गई उसके मुताबिक हालांकि रावी पास से बहता है और पानी के जो ऐसे ज़राए हैं जो कि ज़ेर ज़मीन वाक़ई होते हैं उनमें कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूँकि बारिशें बहुत कम हो रही हैं और जो बारिशें होती हैं वो इतनी तेज़ रफ्तार होती हैं और इतने तुंदोखेज़ होती हैं और फ़ौरन से होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। वो जो झड़ी का तस्वुर हुआ करता था हमारे यहाँ, जिसमें मुसलसल सहज अंदाज में बारिश जो है वो मूसलाधार नहीं लेकिन आराम के साथ पड़ती रहती थी 2, 4, 5 दिन, और पानी जो है वो अच्छी तरह से सीप कर ज़मीन के अंदरूनी तहों तक पहुँच जाता था और पानी के अंदर मौजूद जो ज़मीन के अंदर मौजूद पानी के ज़खायर जो हैं उनकी मकदार में कमी नहीं हो सकती थी। अब ये सिलसिला हो गया ख़त्म और अब बारिशें होती हैं तो बहुत कम होती हैं तो बहुत तेज़ होती हैं, जिसकी वजह से पानी जो बहकर नदी नालों में चला जाता है, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर जो हैं वो कम हो रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब ने बोरिंग करवा ली हुई है अपने घरों में, हम पानी वहाँ से खींच रहे होते हैं और हम इस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि वो जो नीचे पानी है वो भी तो ख़त्म हो सकता है। और अगर आपको याद हो तो कुरान पाक की एक आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने अपनी इस जो एक ताकत है उसकी तरफ इशारा भी किया है कि ये ज़ेर ज़मीन पानी जो इसे हम ले जाएँ तो तुम कहाँ से लेकर आओगे। और अगर हम इस चीज़ की तरफ सोचते नहीं हैं, पानी को हम टूथपेस्ट करते हुए भी नहाने जितना पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पानी का नल अक्सर खुला रहता है, भले हम मुँह धो रहे हों, भले हम वज़ू कर रहे हों,
कोई छोटी से छोटी चीज़ हो, हम पानी को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है हमने अपने घर के अंदर बोरिंग करवा ली हुई है, जितना मर्जी चाहे पानी हम खींच सकते हैं, जितना मर्जी चाहे पानी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीने का साफ़ पानी जो है ये इसी तरह से फिर गटर में जा रहा होता है और नाकाबिल इस्तेमाल हो रहा होता है। पानी को रिसाइकिल करने का, रिप्रोसेस करने का भी हमारे यहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फिर हमें पानी की कमी की तरफ लेके जा रही हैं, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल है। मैंने ये रिसर्च पढ़ी थी और मैंने कोशिश की है कि डॉक्टर साजिद से, जो कि इस इदारे के, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का ये स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज है, उनसे बातचीत करें और उनको अपनी गुफ्तगू में यहाँ पे शामिल करें। मेरे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपकी ये रिपोर्ट पढ़ी जो कि पाकिस्तान ऑब्जर्वर में पब्लिश हुई थी और मुझे बहुत इसने इंस्पायर किया कि कैसा रिसर्च है वो कंडक्ट की गई है। मैं चाहूँगी आप इस बारे में हमें ज़्यादा तफसील से बताएं कि ये क्या चीज़ है और ये किस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी मैं इशारा कर रहा हूँ कि जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भाई डिप्लीशन ऑफ वाटर जो हो रहा है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक काम है। और मेरे ख्याल में अगली जो भी तो आलमी जंग होगी वो एटॉमिक और उस पे नहीं होगी, वो वाटर पे होगी। जिस मुल्क के पास वाटर रिसोर्सेज मौजूद होंगे वही मुल्क जो है ना वो सर्वाइव करेगा। और जो पानी है ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अभी मैंने जो इससे पहले 94 में एक स्टडी कंडक्ट की थी मैंने और हाइड्रोजियोलॉजी डायरेक्टरेट वापडा ने। अनफॉर्चुनेटली वापडा ने वो पूरा डायरेक्टरेट ही खत्म कर दिया जो कि इस पे अवेयरनेस देता था। और सूरत हाल ये है कि आज से अगर आप 10 साल पहले देख लें तो लाहौर के अंदर जो पानी की सतह थी 250-300 फुट पे आपको अच्छा पानी पीने वाला मिलता था जो कि आलूदगी से पाक होता था। अब लाहौर के अंदर वासा जो हमारा अदारा है उनकी रिकमेंडेशन है कि 600 से 700 फीट से नीचे वाला पानी अच्छा, उससे ऊपर आप बिल्कुल ये बोर ना करें और वो पानी आलूदा है। उसकी वजह वही है कि बारिशें कम हो रही हैं, अगर हो रही हैं तेज हो रही हैं, पीछे से चार्ज नहीं हो रहा जमीन के अंदर। ये ऐसे ही है ना, गिलास में से अगर हम स्ट्रॉ के साथ पानी निकालते जाएं, पीते जाएं, तो गिलास में पानी कहीं से भरना भी तो है ना। जमीन को इसी तरह एक प्याला समझे। अगर वो जमीन के अंदर बारिशों से, दरियाओं से, नहरों से, अब रावी की आपने बात की है तो रावी के ऊपर ये है कि रावी जब पानी बहता था तो उससे पर्कुलेशन होती थी, जमीन के अंदर सीपेज होती थी और ग्राउंड वाटर में अच्छा पानी शामिल होता था और रिचार्जिंग होती रहती थी। अब रिचार्जिंग बंद हो गई है। अब वहां पे आप देखें नहरों के अंदर हम अपने गटरों का पानी डाल रहे हैं। अब जो चीज हम डालेंगे वो जो वही निकलेगी ना, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अगर हम पोल्यूशन को अच्छे पानी के अंदर शामिल करते जाएंगे तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप रिकमेंड क्या करते हैं, तजावीज़ क्या हैं आपकी तरफ से, और आपके ख्याल में क्या कोई इदारे ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में कुछ इक़दाम करें, या फिर सिर्फ हर एक की अपनी अपनी इंफरादी जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर या कुछ मुनासिब इक़दाम करें? जी दोनों काम होने चाहिए। इंफरादी तौर पर भी सेव वाटर का जो अभी कंसेप्ट है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है, अगर हर बंदा इंडिविजुअली उसको अपना ले कि मैंने कम से कम पानी इस्तेमाल करना है तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा पानी को बचा सकते हैं। और दूसरी जो मेरी तजवीज़ है वो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जिसके लिए हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान की सरबराही में सेमिनार, अभी एक वर्कशॉप हमने दिसंबर के अंदर कंडक्ट करवा रहे हैं सेव द वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के क्लीननेस के लिए। और अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी तशरीफ लाएं या जो लोग आते हैं तो देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी आपको मिनरल वाटर की तरह की मिलेगी। सही। और उसके लिए क्या किया गया है, आपने क्या ऐसे मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से ऐसा मुमकिन हुआ? जी उसके अंदर यही है जी कि भी हमने एक तो ये क्योंकि एज ए प्रिंसिपल के साथ मैं रेजिडेंट ऑफिसर भी हूँ यूनिवर्सिटी का, तो हमने यूनिवर्सिटीज के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया है कि कम से कम पानी इस्तेमाल हो। और पर्टिकुलरली अब तो ये देखें ना, ये डेंगू की अल्लाह ने हमारे मुल्क के अंदर दी, तो इससे अवेयरनेस ऐसी नहीं चाहिए कि पानी तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए, और साफ पानी में डेंगू पैदा होता है। तो उसमें यही है कि जो टूटियां जो खुली रह जाती हैं और उसके अंदर हमारा पानी अपना चलता रहता है, तो उन चीजों को अगर हम लोग अपना लें कि पानी को बचाएं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा जो है ना वो हमारे मुल्क के लिए काम करता है। और दूसरा ये है कि जो बारिशों के पानी को हम स्टोरेज करें और उसको छोटे छोटे डैम बनाकर
उसको स्टोरेज कर लिया जाए तो उससे हम ज़मीन के अंदर कम से कम पानी जो है ना वो परकुलेट होगा और ग्राउंड वाटर हमारा जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। और थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये तो एक छोटा सा मैंने डॉक्टर साहब की रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमें इस बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो आज काम करती हैं और हर एक जगह पर मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि पानी पीने का साफ पानी और वहाँ की क्वालिटी बहुत अहम है, इसको भी इंश्योर करने के कुछ मेयर्स हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इसके लिए काम करते हैं, हम वहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, खुद भी कोशिश कर सकते हैं कि पानी को अल्लाह ताला का और कुदरत का एक बेशकीमत तोहफा समझकर इसको इस्तेमाल करें। इसको बेदरेग और एक बिल्कुल एक फालतू में हासिल होने वाली एक चीज़ है उसके तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। सो मेरी दरख्वास्त है कि आपके बाद से हम जब पानी इस्तेमाल करें तो ये सोच के करें कि ज़मीन में पानी की तादाद और मिकदार जो है वो कम हो रही है और उसके ज़िम्मेदार हम इसको बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल करें आने वाली नस्लों के लिए। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके बारे में पूरी दुनिया में इस वक्त जो रिपोर्ट शाया हो चुकी है वर्ल्ड बैंक की और बहुत सारे और इदारों की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में पानी की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद होने वाली है, जिसकी वजह से कहत साली और खुश्क साली का खदशा जो है वो भी जाहिर किया गया। और ये कोई बहुत दूर नहीं है, ये इन्हीं सालों में उन्होंने इस चीज़ को इसकी पेशगोई की हुई है। सो अल्लाह करे कि हम इस तरह की आफात से खुद को भी बचा सकें और अपनी आने वाली नस्लों को भी। आज के प्रोग्राम की तफसील की तरफ चलूंगी। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से कराऊंगी जिन्होंने 10,000 किलोमीटर का सफ़र किया है और ये सफ़र उन्होंने एक साइकिल पे किया है। जर्मनी से पाकिस्तान तक का सफ़र जो 6 महीने के अरसे पे मुहित है और इस सफ़र की क्या खूबसूरत दास्तान है और क्या खूबसूरत यादें हैं उनके पास। सो हम मिलेंगे कामरान अली से जिन्होंने कि दुनिया का टूर जो है वो साइकिल के ऊपर किया है, उनसे गपशप मुलाकात आज शो का हिस्सा है। उसके अलावा मैं आपकी मुलाकात अपने एक ऐसे मेहमान से कराऊंगी वो जो हमारी बहुत खूबसूरत सा हमारा प्यारा सा सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ और उससे बहुत अहम ताल्लुक़ इसलिए कि उसकी नुमाइंदगी करते हैं सेनेट में और सेनेटर मीर हासिल खान वज़न जो आज हमारे मेहमान होंगे, उनसे गपशप मुलाकात भी शो का हिस्सा है। मैं लूँगी एक ब्रेक इस वक्त और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और सुबह बखैर। आपकी मुलाकात हम अपने साइकिलिस्ट से कराने जा रहे हैं जिन्होंने 10,000 किलोमीटर का सफर और दुनिया के 16 ममालिक से सफर किया है जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान। जर्मनी से पाकिस्तान तक का सफर 6 महीने पे मुहित। मेरे साथ है इस वक्त कामरान अली। अस्सलाम वालेकुम कामरान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? सुबह बखैर सब आप सबको और बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने का। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। मुझे ये बताइए कि कहाँ से ताल्लुक है, पाकिस्तान के किस इलाके से? जी, पाकिस्तान से मेरा लिया से ताल्लुक है, जो जनूबी पंजाब में एक छोटा सा शहर है और वहाँ मैं पैदा हुआ और वहाँ पर ही मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद मुल्तान में तालीम हासिल की और वहाँ से एमएससी करने के बाद फिर मैं आगे जर्मनी चला गया, वहाँ पढ़ा। बिल्कुल सही। एमएससी करने के बाद आप जर्मनी चले गए और जर्मनी जाके क्या करते हैं? जर्मनी में जाकर मैंने वहाँ पर दोबारा पढ़ाई की, एमएससी की, उसके बाद पीएचडी की कंप्यूटर साइंस में और उसके बाद फिर जॉब करता रहा और अब जॉब छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, तो एमएससी करने के बाद दोबारा एमएससी करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्रेडिट आवर्स नहीं पूरे थे? उसमें जी कुछ इसी तरह से है क्योंकि जहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान में एमएससी है वो 16 साल की है। हाँ जी। और वहाँ पर जो है वो 18 साल की है। तो उस वजह से ये है कि वो क्रेडिट आवर्स भी पूरे करने थे और वहाँ का जो स्टडीज़ का जो लेवल है उसको
मतलब एक खास लेवल है, उस तक पहुंचने के लिए वहाँ पर आपको सिस्टम से यूज टू होने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ती है, और वहाँ पर स्पेशलाइजेशन है एमएससी की। यहाँ पर जो पढ़ाई होती है उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होती एमएससी के बाद भी। ठीक है, फिर आपने पीएचडी किया जी। और पीएचडी करने के बाद फिर आपने साइकिल चलानी शुरू कर दी। वो मतलब ये कि शौक तो बचपन से ही था साइकिल चलाने का। ठीक है। मतलब जब पाकिस्तान में था तो मतलब लिया से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लिया से लाहौर, छुप छुप के मतलब कभी घर वालों को बताए बगैर टूर तो करता रहता था। फिर वहाँ पर जब जर्मनी में गया तो वहाँ पर मेरे जहन में एक था कि एक दिन वापस जाना है जर्मनी से पाकिस्तान। तो वो फिर खिचड़ी थोड़ी पकती रही, तो वो फिर मतलब ये है कि वो फिर इतने सालों के इंतज़ार के बाद 10-12 साल के बाद फिर मैंने सोचा चले अभी इसको कर ही लेते हैं। यानी ये हमेशा से तय था कि जर्मनी से पाकिस्तान साइकिल पे जाना जी, है। ये तो मतलब जर्मनी में लैंड करने से पहले ही तय था कि वापस जाना है एक दिन साइकिल पर। अच्छा, साइकिल पर वापस जाना है। यानी वापस जाना तो चले हर एक के जहन में होता है कि घर वापस जाना है एक दिन, लेकिन साइकिल पे जाना है, ये क्या? साइकिल से आपकी ये जो एक है ऑब्सेशन कह लें, ये समझ नहीं आती। इसलिए कि हमारे यहाँ पर जो साइकिल चलाता है वो चाहता है मोटरसाइकिल ले, मोटरसाइकिल के बाद वो कहता है गाड़ी ले, गाड़ी के बाद वो कहता है बड़ी गाड़ी ले, और जिंदगी में कभी मुड़ के मोटरसाइकिल की तरफ ना देखे। और जब अपनी बड़ी गाड़ी में जा रहा हो तो जो पास से कोई साइकिल वाला गुजरे तो उसको भी वो ऐसे करके देखे और जोर से हॉर्न मारे कि साइड पे होके साइकिल चलाओ, ये रोड तो मेरे लिए। अनफॉर्चुनेटली ये है हमारे यहाँ अलमिया के साइकिल को जो है एक गरीब आदमी की सवारी समझा जाता है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। क्योंकि यूरोप में ये है कि वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और दूसरा आपके लिए एक फिजिकल एक्सरसाइज भी है। तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं इवन के वो भी साइकिलों पर आते हैं, और मतलब 5-5, 10-10 किलोमीटर तो आम की बात है। कई तो ऐसे हैं जो मेरे कोलीग्स थे जो 25-25, 30 किलोमीटर करके आते हैं, क्योंकि वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर एक मेंशन करना चाहूँगा कि एक जो साइकिल है हमारी, मतलब एक गाड़ी जो कार है वो 6 साइकिलों की जगह लेती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे रोड्स ब्लॉक हैं। सही। तो यूरोप में लेकिन ये प्रेफर किया जाता है साइकिलिंग को। लेकिन यूरोप में तो साथ साइकिलिंग ट्रैक्स भी होते हैं ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। वहाँ पे गाड़ी मार के भाग तो नहीं जाती ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। ये यहाँ पर हमारे यहाँ कल्चर डेवलप नहीं है, लेकिन जब साइकिलिस्ट ज्यादा रोड पर आएंगे तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि साइकिलिस्ट को प्रोटेक्शन देनी है। और वहाँ पर साइकिलिंग कम्युनिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग है हाँ। कि वो अपनी डिमांड्स पुश करती हैं, और जब रोड्स बन रहे होते हैं, नए सेक्टर्स बन रहे होते हैं, वो अपनी डिमांड्स रखते हैं कि यहाँ पर साइकिल का ट्रैक हो, यहाँ पर जो साइंस लगाए जाएं, ठीक है, और साइकिल्स को प्रायोरिटी दी जाए। और यूरोप में कई जगहों पर साइकिलिस्ट को प्रायोरिटी हासिल है। बिल्कुल सही। ये हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े हम नारे लगाते हैं, पता नहीं किसान दोस्ती और मजदूर दोस्ती और गरीब दोस्ती और आवाम दोस्ती की, तो और जो करने वाले मेयर्स हैं वो होते नहीं है कि पैदल चलने वाले वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते किसी वजह से पैदल चलना चाहते हैं, या फिर जो साइकिल पे सवार होते हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए। अच्छा, ये फन था, ये थ्रिल था, एडवेंचर था, कोई मिशन था, ये क्या चीज़ थी जिसके तहत ये इतना लंबा सफ़र 6 महीने तक आप साइकिल चलाते रहे? चलो 1-2 दिन तो खैर है। ये एक मतलब एक ख्वाब था जो मतलब बाद में एडवेंचर तो उसके साथ मुझे पता ही था। जब जहन में ख्वाब आता था तो बंदा ये सोचता था कि यार बहुत इसमें थ्रिल होगी। तो थ्रिल तो था देयर डेफिनेटली, क्योंकि कई ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर आप अकेले होते हैं और कई हार्डशिप्स आती हैं और उनको भी आपने कंकर करना, और डे टू डे लाइफ है। तो वो सब कुछ तो उसमें था, लेकिन ये था एक तरह का मिशन ही था, क्योंकि ये फिर इतना अरसा अगर एक ड्रीम के बारे में बंदा सोचता रहता है तो वो एंड में आकर वो मिशन बन जाता है। वो तो एक तरह से मिशन ही था, मैं तो ये कहूँगा। तो वो कहते हैं ना, सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बथेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। Exactly. तो कुछ मिले ऐसे लोग जिन्होंने रास्ते में चले आप, तो उन्होंने आपको हेल्प किया और सपोर्ट किया और कुछ आपके लिए? बिल्कुल। यूरोप में तो साइकिलिंग आसान है इसलिए कि क्योंकि वहाँ पर आप कभी भी सिविलाइजेशन से ज़्यादा दूर नहीं जाते। लेकिन जो ही आप यूरोप को क्रॉस करते हैं, टर्की में आते हैं, फिर ईरान में आते हैं और आगे तुर्कमेनिस्तान के सहरा आते हैं, और फिर ताजिकिस्तान तो बिल्कुल ही जो एक वाइल्ड प्लेस है जहाँ पर बिल्कुल यानी लोग ना होने के बराबर हैं। सही। और वो ताजिकिस्तान का 45% एरिया, उसमें ताजिकिस्तान के सिर्फ 3% लोग रहते हैं। और तो 2-3 दिनों तक आपको ताजिक टेररिस्ट को है जानती है हवाले से ताजिकिस्तान को जानते हैं। नहीं, ताजिकिस्तान के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया है जिस मुल्क में साइकिल करने का, वो ताजिकिस्तान था। और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। और इन्हीं की बात मैं करने लगा हूँ कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप पूरा दिन साइकिल चला रहे हैं या आपने 2-3 दिन साइकिल चलाई है, आपको मतलब ना कोई किसी बात करने वाला मिला है, ना आपको कोई गर्म खाना मिला है, ना आपको कोई रहने की प्रॉपर जगह मिली है, और वहाँ पर आपको एक छोटा सा हट नज़र आता है, आप वहाँ पर नॉक करते हैं और वो कहते हैं अंदर आ जा। हाँ। बगैर कोई सवाल पूछे वो आपको खाना भी खिलाएगा, वो आपको रहने की जगह भी देगा, वो आपको अगले दिन भी नाश्ता करा के और साथ में पानी शानी और खाना देकर भेजेगा। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं मतलब
अच्छा मैं समझी शायद ताजिकिस्तान में आपने वही सुनिया उजन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे एंजॉय किए गए, अकेले हम अकेले तुम चलो जी। नहीं बिल्कुल वो था सही, लेकिन ये है कि जब आपको हेल्प चाहिए तो वहाँ पर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। सही। और मतलब ज़्यादातर मुल्कों में ऐसा है, जब वो ख़ास तौर पर साइकिलिस्ट को देते हैं वो कहते हैं पता नहीं ये बेचारा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और अकेले ख़ास तौर पर वो होता है, वो महसूस करते हैं कि फ्रेजाइल, और उनको भी पता है कितना हार्ड एनवायरनमेंट है और वहाँ पर सर्वाइवल कितनी मुश्किल है। सही। तो वो मतलब तो they are ready to कभी help। बीच में ख्याल आया हो कि बस बहुत होगी यहाँ पे खत्म करते हैं, वो काफी हो गया एडवेंचर? कभी कभी ऐसा होता है कि जब बंदा थक जाता है या वो मतलब ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात आप मतलब चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं और देखते हैं एक मोटरसाइकिल वाला, कार वाला आपके पास ज़ूम करके निकल रहा है, तो बंदा कहते है यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। हाँ। तो वो ऐसे कभी कभी ख्याल आता है, लेकिन ये है कि बंदा फिर रात को आराम से सोता है, सुबह फिर बिल्कुल फ्रेश होता है और फिर नए वलवले के साथ बंदा स्टार्ट कर देता है। सही। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग लेग्स के साथ साथ इसका मतलब है कि एक मजबूत जज्बा भी चाहिए, मजबूत टांगों के साथ एक साइकिल को अच्छी तरह से, और साइकिल पे इस तरह का सफर करने के लिए। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करेंगे अपने इनके सफरनामे की दास्तान जो है वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। कुछ मनाजिर तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से इनके गुजरते हुए सफर के दौरान जो इन्होंने डॉक्यूमेंट किए। और इस सफरनामे का खूबसूरत एस्पेक्ट ये था कि ये सिर्फ चुप करके साइकिल नहीं चलाते रहे, इन्होंने उसको डॉक्यूमेंट भी किया, जो एक बहुत खूबसूरत एंगल है। शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन ब्रेक के बाद। आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज कामरान अली हमारे साथ हैं, साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने कि दुनिया के 18 ममालिक में से सफर करते हुए 6 महीने में 10,000 किलोमीटर का सफर इस साइकिल पे तय किया और पाकिस्तान पहुंचे हैं। वैसे मैंने बीच में आपको दूसरी वाली साइकिल भी चलाते देखा हुआ जिसकी आगे, तो मतलब साइकिलें बदलते रहे आप? जी, मतलब वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करता रहा मैं। जो पहले मेरे पास साइकिल थी वो रिक्लाइंड पोजीशन में थी, उसको रिकम्बेंट बाइसिकल कहते हैं। तो उसमें ये था, फायदा ये होता है कि उसमें आपको मतलब हाथों पर कोई बोझ नहीं आता और आपके पास एक लेटने की पोजीशन होती है। तो उसमें यह है कि सारा दिन आप यह है कि 10-12 घंटे अगर साइकिल चलाते रहें तो मतलब ज़्यादा आपकी टांगों में दर्द होगा, मतलब यानी बैक और आपकी जो शोल्डर्स हैं या आपके बाजू हैं उन पर बिल्कुल लोड नहीं आता। लेकिन उसमें मुश्किल ये थी कि वो थोड़ी सी भारी साइकिल थी, वजनी थी और मेरे थोड़े घुटने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर साइकिल चेंज की, जो कि अब ये लाइट वेट है। और मतलब इसमें थोड़ा सा हाथ वगैरह बाजू थक जाते हैं, लेकिन ये है कि मतलब आप यूज्ड टू हो गए। इसका खर्चा कितना आया साइकिल टूर पे? जो सफ़र में मेरा खर्चा आया 6 महीनों में वो तकरीबन 5-6 लाख रुपए आया है। 5-6 लाख? 5-6 लाख आया। तो उसमें ये था कि मतलब उसमें मैं होटलिंग भी है, उसमें खाना भी है, उसमें म्यूजियम के टिकट्स भी हैं, कुछ वीज़ास के भी हैं। तो वो मतलब बड़े सस्ते में आपने 18 मुल्कों में सफर कर लिया। मतलब अगर इससे भी सस्ते में हो सकता है, मुमकिन है। मतलब अच्छा। करने वाले जो हार्ड कोर साइकिलिस्ट हैं वो इससे भी कम में कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि फिर आपको 3 टाइम साइकिल को छोड़ के रोड के साइड आपको मतलब कुकिंग करनी पड़ती है, फिर खाएं फिर चलें। तो उसमें फिर ये है कि टाइम बहुत लगता है और मुझे पता है मेरी कुकिंग स्किल्स कुछ इस तरह से नहीं है, अच्छी नहीं है। तो फिर मैं ज़्यादातर जो है वो रेस्टोरेंट्स में ही खाता रहा। तो उस वजह से खर्चा सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वो खाने पीने का ज़्यादा हुआ है। वीज़ा लेने में कितनी मुश्किल हुई? और अब आप जर्मन नेशनल हैं या फिर पाकिस्तान नेशनल? जब मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था तो तब मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किया था, तो उसमें ये था कि काफ़ी वीज़े मुझे लेने पड़े उसमें। और लेकिन अब जब मैं किया तो क्यों मुझे वहाँ पर 13 साल हो गए हैं, तो वहाँ पर मुझे जर्मन नेशनलिटी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे जो ईरान से लेकर चाइना तक के जो तमाम 4-5 मुल्क आते हैं उन तमाम का वीज़ा लेना पड़ा। ठीक है जी। मतलब लेकिन जर्मन पासपोर्ट होने की वजह से आपको इसकी वजह से सहूलत होगी उसकी सहूलत मतलब अब उन जिन जगहों पर वीज़ा फ्री एंट्री वहाँ पर अभी गया नहीं हुआ है। अच्छा जी सही। लेकिन इसके बावजूद वो जो ग्रीन पासपोर्ट का एक थोड़ा सा कहते हैं इशू फेस करना पड़ता है, आप समझते हैं कि वो दुनिया के ममालिक में मसला आता है? बिल्कुल थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हार्ड है। मतलब जो कई कंट्रीज हैं जो आपको सिंप्लीफाइड वीज़ा प्रोसीजर देते हैं, जिसमें आप मतलब अपनी एप्लीकेशन भेजें, उसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगाने पड़ते, वो एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मसला ये है कि बाज़ औक़ात आपको ट्रैवल एजेंट भी कहता है, मतलब कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा था तो वो कहते थे कि मतलब हम नहीं करते अभी। हाँ। तो उसमें मतलब पता चल जाता है, तो उसमें बाज़ औक़ात फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट इतना हम लोग रिश्ता देखते हुए नहीं चीजें डिटेल तफसीलात मांगते, जितना 2 महीने के लिए, महीने के लिए, 15 दिन के लिए कहीं जाना हो तो वो उस वीजा लगाने के लिए तफसीलात मांगते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि मतलब थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही। अच्छा कुछ सवाल बड़े इंटरेस्टिंग हमारी जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो पूछना चाह रहे हैं जी।
पहले मैं कैमरामैन का सवाल पूछ लूं। हमारे कैमरामैन भाई पूछ रहे थे कि लड़कियां कौन से मुल्क की सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वो चाह रहे थे 18 ममालिक में ना फिरे, सीधे उधर चले जाएं। वो एक जवाब मुझे अभी आया भी तो था ना कि पाकिस्तान की, लेकिन ये है कि जो तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनसे मैं गुजरा हूँ, ये वो टर्की से लेकर, ठीक है, और वो पाकिस्तान तक, यानी बहुत खूबसूरत, मतलब वो बंदा, मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि अब एक दफा बाहर निकले तो खूबसूरती मतलब आपको मिलेगी। तो आपने किसी जगह पे फिर साइकिल की ब्रेकें क्यों नहीं लगा ली? अगर इतनी खूबसूरती मिल रही थी तो बंदा नहीं, कहता कई है ऐसी चले यार। ऐसे वाकयात हुए हैं, मतलब वो एक उनमें से एक वाकया मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो ख़ास तौर पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिसमें ताजिकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ पर ये बड़ी हैरानगी की बात होगी दूसरे लोगों के लिए, बहुत यानी एक आम सी बात है, कॉमन सी बात है कि अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी बंदा आपसे पूछ लेगा आपकी शादी हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो अगर उनके घर में रिश्ता है तो वो आपको ऑफर करेंगे। तो ऐसा मेरे साथ 2 दफा हुआ है। आपको रिश्ता ऑफर किया? जी, तो आपने क्या कहा? नहीं, मैं अम्मी से पूछ के जवाब दूंगा। मतलब मैंने सोचा तो सही, मतलब एक आध दफा के मतलब क्या किया जाए, लेकिन फिर ये कि मुझे पता था आगे सफ़र भी करना है, और दूसरा ये कि एक दफ़ा फिर वो लड़की ने खुद ही इनकार कर दिया जब उसको पता चला कि ये भाई ये 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। ये 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता? जी, एग्जैक्टली। अच्छा, सही। मतलब ये ट्रेजेडी हुई मेरे साथ। नहीं, तो तो मैं सोच रहा हूँ आपने ऑनेस्टली बता दिया। आपको जी, नहीं पता कि रिश्ता लेते वक्त तो आपको पक्का मोमिन होना होता है। आपने कहना होता है जी दुनिया की वो कौन सी खूबी है जो हमारे बेटे में नहीं पाई जाती, और हम खानदानी और नस्ली और पता नहीं कौन कौन लोग हैं, वो तो बाद में पता चलता है कि वो अच्छा नहीं। बाकी मैं कह देता हूँ, इस बात पर झूठ नहीं बोल सकता। इस बात पे झूठ नहीं बोल सकता। इस बात पर झूठ नहीं बोल सकता। वाकई? मतलब आप भी जर्मन हो गए? मतलब ये है कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बंदा सीख लेता है वक्त के साथ साथ, तो उनमें से ये है कि मतलब कोशिश करनी चाहिए कि जो है वो। अच्छा, दूसरा रिश्ता क्यों नहीं हुआ? दूसरा रिश्ता ये था कि वो अफगानी, जो ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में एक वखान कॉरिडोर है जिसमें एक दरिया जो है वो ताजिकिस्तान को और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है, और कई जो दरिया पंज और कई जगहों पर बहुत नैरो हो जाता है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं ऐसे जा रहा था तो वो दूसरे वहाँ पर दूसरी साइड पर कुछ लोग बैठे थे, उसमें से मतलब एक लड़की थी और एक लड़का था और साथ में उसकी एक और खातून थी। तो वहाँ पर वो ताजिक में ही बोल रहे थे, थोड़ी बहुत ताजिक तो पिकअप कर ली थी मैंने। तो उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं हुई। तो उसने कहा इससे कर लो। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा। मैंने कहा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने कहा इधर आओ। मैंने कहा मैं दरिया क्रॉस के ऊपर स्नाइपर बैठे हूँ, वो मुझे गोली मार देंगे। मैंने कहा इसको इधर भेजो। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं आ सकती, ये दरमियान में दरिया है। तो वो दरिया की वजह से सारी वो कहानी रहेगी। कहानी रहेगी। बिल्कुल सही। तो जालिम समाज नहीं आया बीच में, जालिम दरिया आ गया। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन उस खातून ने जिसने इस बिना पे रिश्ता रिजेक्ट किया कि ये 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, बड़ी कोई अक्लमंद खातून होगी, इसलिए कि जोश नहीं, दीनदारी एक और एलिमेंट है, लेकिन जो बंदा अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकता उसने अल्लाह के बांधे हुए रिश्तों का हक अदा करना है। बीवी का जो हक है वो वही पहचानेगा जिसको पता होगा कि अल्लाह ताला ने इसका हक रखा क्या है मेरी जिंदगी में। जिसको अल्लाह की पहचान नहीं है, उसने उसका हक नहीं कभी दिया, उसने बीवी का क्या हक? जी, वो खुद उसने बताया कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, और उसने कहा कि उस बंदे से शादी करेगी जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हो और उसकी बड़ी दाढ़ी भी हो। मैंने कहा फिर दाढ़ी तो छोटी छोटी ही थी मेरी, मैंने कहा चलो बढ़ा लूंगा, लेकिन 5 वक्त नमाज कौन पढ़ेगा? जी। सही। अच्छा जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया ये आपका सफ़र जो सा है बहुत लंबा रहा, तो इसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए होंगे जो बहुत प्लेजेंट होंगे और कुछ ऐसे होंगे कि जिनमें आपने ऐसी हर्डल्स फेस की जो आप सोच रहे हो कि इसके बाद मैं अब नहीं आगे सफ़र कर सकता। तो वो ऐसा प्लेजेंट मोमेंट क्या था जिस पे आपको बहुत इंजॉय किया आपने, और ऐसी कौन सी हर्डल आई जिसके बाद आपने सोचा अब आगे सफ़र करना मुश्किल है? उसमें यह है कि प्लेजेंट मोमेंट्स तो काफ़ी आए हैं जब आप अकेले सफ़र कर रहे होते हैं और आपको पता है कि अपना ख्वाब, आप अपना जो है वो उसको परसू कर रहे हैं, अपने ड्रीम को परसू कर रहे हैं, तो उसमें यानी पूरा टाइम ही प्लेजेंट होता है। लेकिन ख़ास तौर पर जो जिन इलाकों के बारे में या जिन सड़कों के बारे में आपने मतलब 5-10 साल से देख रहे होते हैं उनको, उनकी स्टोरियाँ पढ़ रहे होते हैं, और जब उस मकाम पर आप पहुँचते हैं तो वो एक नाकाबिल बयान जो एक फीलिंग आती है। और सबसे प्लेजेंट मोमेंट तो वही था जब मैं पाकिस्तान एंटर हुआ, ठीक है। उससे प्लेजेंट मोमेंट तो नहीं हो सकती। और मुश्किल कई जगहों पर ऐसी आई, ख़ास तौर पर तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान का ये है कि वो टूरिस्ट वीज़ा नहीं देते जब तक आपके पास गाइड ना हो, तो वो देते हैं ट्रांजिट वीज़ा। तो उसमें ये होता है कि आपके पास तकरीबन 500 किलोमीटर का एक सहरा का सफ़र है, बिल्कुल सहरा है। उसमें ये होता है कि
100-150 किलोमीटर तक उसमें कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सहरा है, ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना आपको अकोमोडेशन मिलेगी, वो बस आप सहरा में हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर 5 दिन आपको मिलते हैं, लेकिन वो बच बचा के आपके पास वो एंट्री और एग्जिट करने के बाद आपके पास तकरीबन 3.5 दिन रह जाते हैं। तो उस 3.5 दिन में आपने 550 किलोमीटर तय करना है, और वो भी उस गर्मी में, तो वो बहुत मुश्किल था। उसमें ये है कि आपको मतलब ना इधर देख सकते हैं ना उधर देख सकते हैं, ना फोटो बनाने की कोई जगह है, तो बस आपने बस सर नीचे करना है और वो बस चलाते जा रहे हैं। मतलब वो गर्मी है सर्दी है जो भी, गर्मी है बहरहाल वहाँ पर ज़्यादा, लेकिन ये है कि वो सबसे मुश्किल था। उसमें मेंटल फिटीक बहुत ज़्यादा थी, मतलब फिजिकल तो शायद इतनी ना हो। तो उसमें ये है कि एंड के दिन में बंदे को ये सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या इसमें मज़ा आ रहा है मुझे। तो वो एक टफ मोमेंट होता है। सही। और कभी कभी आप उदास होते हैं तो फिर वो भी आपका दिल करता है किसी से शेयर करें, वो फिर अपने आप से बात करके चुप हो जाते हैं। बिल्कुल सही। कौन आप क्या पूछना चाह रही हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब इस सफ़र का आगाज़ किया तो वालिदैन अपने बच्चों के लिए, हर वालिदैन ही बहुत सेंसिटिव होता है, उनको पता था इस सारे सफ़र के दौरान आंधी भी आएगी, बारिश भी आएगा, बारिश भी आएगी, तूफ़ान भी होंगे, हर मुश्किल आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो आपके इस डिसीजन पे आपके वालिदैन का क्या रिएक्शन था? अनफॉर्चुनेटली मेरे वाले साहब तो तकरीबन उनको हो गए हैं 16 साल हो गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। और वालदा साहिबा की मेरी 4 साल पहले डेथ हो गई थी, लेकिन वालदा साहिबा को मैंने बताया हुआ था, अपने अम्मी को बताया हुआ तो था इस कि पे उन्होंने मतलब उन्होंने इजाजत दे दी थी? वो बहुत मुश्किल था, मुझे कई साल लगे उनको कन्विंस करने में, लेकिन ये है कि उन्होंने फिर मुझे इजाज़त दे दी थी। सही। तो उन्होंने ये नहीं कहा था आपसे पहले कि अच्छा फिर पहले शादी कर लो उसके बाद सफर पे चले जाना? वो मैं कहता था कि अगर मैं अब शादी कर ली तो फिर शायद सफ़र पर ना जा सकूं। सही। तो वो फिर मैं इसलिए उनको मतलब ये टालता रहा। तो अच्छा, आपने अपनी जॉब भी गिव अप की है जी। पीएचडी करने के बाद, जी। जो कि कंप्यूटर साइंसेज में आपने बताई है। जी। आपको एक बड़ी प्रेस्टिजियस सी जॉब होनी चाहिए जर्मनी जैसे मुल्क में, और वो एक यूरोपियन मुल्क है जो कि बड़ा अच्छी तरह से अपने शहरियों को देखता है, तो इतनी जैसे कहते हैं शानदार सी नौकरी को ठुकराना, ये भी तो एक मुश्किल फैसला है। बहुत मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि आपने अगर 10 साल या 8-9 साल लगाए हो अपनी पढ़ाई के ऊपर, और जब आपको ये पता हो कि जो भी आपने मतलब वालदैन की या बहन भाइयों की भी ख्वाहिश थी कि भाई हमारा पढ़े, बेटा हमारा पढ़े, और फिर आप इतनी तगोदो करते हैं एग्ज़ाम में से, और फिर मतलब इतना मुश्किल जर्मनी में जाना, वहाँ पर सर्वाइव करना, और उसके बाद फिर आप अगर आपने 3-4 साल नौकरी की है, और वो मतलब आप शुरू करते हैं अपना कैरियर, और आपको पता चले कि अब मैं यहाँ पर कैरियर को सबसे बड़ा एक रिस्क जो है ना वो मेरे उसमें पहुँच रहा है, ठीक है। दूसरे अल्फाज में मतलब ये कि आपने हल चलाया, बीज डाला, फसल तैयार हुई, और फसल काटने का टाइम आया, आपने कहा नहीं अब मैं जा रहा हूँ। हाँ। तो बिल्कुल बहुत मुश्किल था, लेकिन एंड में डिसीजन आसान हो जाता है जब आप ये सोचते हैं क्या जिंदगी मेरी का मकसद जॉब करना था या जॉब करने के बाद अपने ख्वाबों की तकमील था। क्या बात है, तो फिर जबरदस्त। उसमें आसान हो जाता है। ये बहुत आपने अच्छा डिफाइन किया है कि हमारा मतलब जिंदगी का, हम कोई भी काम क्या है जो कि हम कर रहे हैं। जी, आप भी माइक पकड़े बैठी हैं। आपसे ये सवाल है कि आपकी बाइसिकल कितनी दफ़ा पंचर हुई और इन बैग्स में क्या है? हाँ, इन बैग्स में क्या है? जी ये सबसे इंटरेस्टिंग, ये सबसे मुझे बड़ा वाकई में क्या क्या भरा हुआ है? जी पहले सवाल का जवाब ये है कि आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जर्मनी से पाकिस्तान 10,401 किलोमीटर, मेरे पास ये एक है मीटर है जो बताता है। पाकिस्तान आने तक साइकिल एक दफ़ा भी पंचर नहीं हुई। क्या ठीक मतलब? है, क्या मतलब? 32 पंचर तो हमारे यहाँ पे इलेक्शन में लग गए थे। लेकिन आपकी साइकिल किस चीज की बनी हुई है कि एक दफा भी पंचर नहीं? लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद 3 दफ़ा पंचर हो चुकी है। देखा, मैंने कहा। तो मतलब ये है कि शायद मेरी गलती हो इसमें, शायद इसमें रोड्स का कोई कसूर हो। और दूसरा इन बैग में ये है कि जो लेफ्ट वाला बैग सामने लगा हुआ है, इसमें मेरे पास जो फ्यूल की बॉटल्स हैं और कुकिंग के लिए स्टोव है, और साथ में बर्तन भी है और चम्मच वगैरह भी हैं। ये हम देख सकते हैं वैसे ये सारा कुछ एक इसमें आपने किचन कैसे बंद कर लिया? जी जी, इसमें सिर्फ एक बर्तन है, मैं दिखा देता अच्छा, हूँ। हम अभी ब्रेक पे बाद जब आएंगे वापस तो हम निकालेंगे सारा चलो मैं किचन के दिखा बैग्स खाली जी। करेंगे और देखेंगे दूसरे में वो है जो खाने पीने की चीजें, जो नूडल्स वगैरह जो है या सूप्स वगैरह आप रख लेते हैं वो हैं, ठीक है। और रिपेयरिंग किट है, और वो जो पीछे वाले बैग्स हैं उनके अंदर लैपटॉप है, उसके अंदर मेरे कपड़े हैं, उसके अंदर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, और जो सबसे ऊपर वाला है
इसमें मेरा टेंट है, स्लीपिंग बैग है और मैट्रेस है। ठीक है। आपकी साइकिल ख़राब हुई तो आपने किन चीज़ों से ठीक किया है क्या? उन्होंने बताया ना रिपेयरिंग किट इन्होंने साथ जी, रखी हुई है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो खराब हो सकती है वो, मतलब वो पंचर हो सकती है साइकिल, वो उसके लिए मेरे पास रिपेयरिंग किट है और पंप भी लगा हुआ है, सामने आप देख रही हैं। और ब्रेक्स फेल नहीं हुए? और ब्रेक्स के मैंने इजाफी जो पैड्स हैं वो रखे हुए थे, वो मैंने चाइना में चेंज किए खुद ही। और आप साइकिल चलाती हैं? जी है? शौक भी है। वाकई? चलें, जबरदस्त। ठीक, और दूसरा ये है कि एक दफा चेन टूट गई थी, उस चेन को मैंने खुद ही रिपेयर किया। ग्रेट। यानी फिर इसके लिए आपको सारा कुछ गाड़ी जी। अपनी साइकिल को मेंटेन करना भी जी, आना जी। चाहिए। और अगर ब्रेक कभी- ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी आपकी चीजें देखना चाहेंगे जिनको लेके आपने ट्रैवल किया है। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं साइकिलिस्ट कामरान अली से, जिन्होंने जर्मनी से पाकिस्तान तक का सफ़र 6 महीने में और एक साइकिल के ऊपर 10,000 किलोमीटर का ये सफ़र 18 ममालिक से गुजरते हुए तय किया। आज उनसे गपशप मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है। ये हमने आपकी चीज़ें खुलवाई हैं, माजरत। ये आपका सोने का, ये टोटल सोने का बंदोबस्त है, ये खैमा? जी एग्जैक्टली, ये मेरा टेंट है, उसके साथ में वो मैट्रेस है, एयर मैट्रेस, जिसमें हवा भर के मैं उसके ऊपर सोता हूँ, और साथ में मेरा स्लीपिंग बैग है। ठीक है, तो बस यही है सोने का पूरा सामान। और ये खाने का टोटल जी, सामान? खाने का सामान ये है कि ये है मेरा स्टोव। ठीक, ठीक है, ये स्टोव इस तरह से खुल जाता है और साथ में इसकी ये गैस किट है, सही। ये इसके साथ लगता है तो ये चूल्हा बन जाता है? जी एग्जैक्टली। पर इस पे ज्यादा से ज्यादा चाय ही बनती होगी। नहीं बिल्कुल नहीं, ये इसके साथ आप कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लेम तो बिल्कुल वही है जो ब्यूटेन वाली गैस का होता है। अच्छा। और साथ में ये बर्तन है। ठीक। ठीक है, ये कप के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। ठीक है, और खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये जो ढक्कन है ये फ्राइंग पैन के तौर के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है। सही। तो ये टोटल ये मेरी जो कुकिंग किट है, और साथ में आप नूडल्स रख लें और या सूप रख लें। ठीक है। वजन आपने बड़ा कम किया हुआ है, हमारे पास वो तस्वीरें हैं आपकी जिसमें कि आपने जब सफ़र शुरू किया और उसके बाद पहले और बाद में, तो वो तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस है। कितना वजन कम हुआ? जी टोटल तकरीबन जब मैं सफ़र पर निकला था तो तकरीबन 82-83 किलो मेरा वज़न था। जब सफ़र पर आया तो तकरीबन 70 के करीब था। तो उसमें यह है कि बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पर जब आप यूरोप से बाहर जाते हैं कि जहाँ पर आप रेगुलरली अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपको इतनी कैलोरीज मिल जाएं कि आपका वजन इंक्रीज हो सके। तो उसमें यह है कि फिर खाना कम होता है बेसिकली, तो इस वजह से आपको सरवाइव करना चले, ये तो अच्छा है कि अगर वजन कम हो, लोग तो मरते हैं वजन कम करने के लिए। आपने 6 महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया। वैसे ये खौफनाक हद तक वेट लॉस है। बस वो जिनको वजन कम करना है उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि साइकिल चलाना शुरू करें। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आपने जब जर्मनी से अपने सफर का आगाज किया, अपनी वेबसाइट भी बनाई और अपना आपने एक फेसबुक पेज भी बनाया, इसका क्या वो था? उस पर बड़ी आपने स्टोरीज मजे मजे की अपलोड की कि ये हमारे पास तस्वीरें भी हैं वो कि अम्मा के गले में एक नेकलेस होता था और वो नेकलेस जो है वो आपने ढूंढवाया, ये अम्मा ने गले में नेकलेस पहना हुआ है, साथ छोटे से आप है? जी 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 अच्छा। बिल्कुल मैं हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आप अगली तस्वीर में कि ये नेकलेस आपने वालदा की वफात के बाद ये नेकलेस आपने खुद पहना जी और आपने खुद पहनकर इसे कैरी किया। जी, उसकी वजह ये थी कि जब मैंने 2011 में ये सफ़र स्टार्ट किया था, जब अम्मी ज़िंदा थी, तो यानी मेरा यही जहन में होता था कि अपनी माँ को कहूँगा कि भाई मैं घर आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं रास्ते में ऐसे गाने भी गाता था। तो लेकिन ये है कि जब तुर्की में पहुंचा तो वहाँ पर यह है कि वालदा की तबीयत ख़राब हुई। जब मैं वापस आया फिर उनके साथ कुछ अरसा मैं हॉस्पिटल में रहा और फिर उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। सही। और मतलब ये था कि वो एक जो ख्वाब था कि माँ से जाकर मिलना है सफ़र के एंड में, वो ना पूरा हो सका। तो फिर उनकी याद को अपने साथ रखने के लिए उनका फिर ये नेकलेस मेरे पास था। तो जो पूरा सफ़र मैंने किया वो मैंने इस नेकलेस के साथ किया। कुछ गुनगुना सकते हैं गाना? आप कह रहे हैं आप गाना भी गाते जाते हैं। जब आप वो मैं वो जो आमद होती थी वो खुद ही ऐसे को बस लफ्ज़ लेकर उसको बस बना लेता था। बस ऐसा नहीं कि मतलब कोई सुपर हिट गाना होगा, मतलब वो बस गुनगुनाना खुद ही। हमारे यहाँ बड़ी मशहूर कहावत भी है, सफ़र वसीला ज़फ़र। आपका ये सफ़र जो है इसमें तो 18 ममालिक का सफ़र, घाट घाट का पानी पीना, तो ये तजर्बा और ये जो इसे कहते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई कुछ मिलता है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिलती है वो ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो टूरिस्टिक प्लेसेस देख लिए हैं, ठीक है, और उसके साथ आपने फ़ोटोज़ बना लिए तो आपने कहा कि भाई ये मिशन कंप्लीट हो गया। ये जब आप सफ़र करते हैं तो उसमें ख़ास तौर पर साइकिल का जो सफ़र है इसमें
बहुत ज़्यादा, बल्कि 95% से टाइम, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा, वो आप तन्हाई में गुजारते हैं। तो वो एक तरह से मेडिटेशन होती है। जो भी आपने देख रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस डे टू डे हो रहे होते हैं, आप उनको कंपेयर करते हैं, मुख्तलिफ जगहों को कंपेयर करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। तो उसके बाद जो सब साइकिल पर चलाते हुए फिर आपके जहन में आप सोच नहीं रहे होते, लेकिन पीछे कुछ खिचड़ी बन रही होती है, और वो जो इंफॉर्मेशन, जो भी आपने जो डाटा कलेक्ट किया होता है, वो पीछे प्रोसेस हो रहा होता है। तो और उसमें ये है कि आपको पता चलता है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और पर्सपेक्टिव थोड़ा सा उसमें चेंज होता है। तो उसमें मेरे ख्याल में जितना आप ज़्यादा बाहर ट्रैवल करेंगे, उतना ही जो है वो जिसको कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी है उसमें, वो उसको मेरे ख्याल में सबसे की एस्पेक्ट है, जो खुद आप अपने आप को डिस्कवर करना। बिल्कुल सही। लेकिन सियाहत जो है उसे लग्जरी माना जाता है कि सैर तफरी का शौक जो है ये शायद उन लोगों का होगा जो बिल्कुल वेले, जिन्हें ज़िंदगी में फारुगुल बाली के अलावा और कोई उनको टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है उनका। नहीं, इससे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। मतलब अगर लग्जरी चाहिए तो मैं फिर शायद नहीं, मतलब फिर हवाई जहाज ही, मतलब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मतलब उससे आराम से आता, मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉप करता, वहाँ पर मेरा शायद खर्चा भी कम होता, और मैं यहाँ पर पहाड़ों में अगर साइकिल चला रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ मुझे तंग कर रही है। वो ये हो सकती है कि शायद अपने आप से मैं कनेक्ट होने का मुझे टाइम जो है वो नहीं मिलता आम डेली लाइफ में। तो वो जो तन्हाई का टाइम जो गुजरता है, मेरे ख्याल में वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, क्योंकि उसी में ही आप कुछ सीखते हैं जब आप अकेले होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपकी मुख्तलिफ तस्वीर, जिसमें एक आपकी बचपन की तस्वीर भी है, जिसमें आप लड़कपन की उम्र में लिया में साइकिल जो है वो चला रहे हैं। अच्छा, वैसे भी वो कहते हैं ना, ये सियाहत गर्दी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, दहशत गर्दी और इस तरह के बहुत सारे लेबल्स की निस्बत। ये बड़ा अच्छा है पाकिस्तान का ऐसा सॉफ्ट इमेज भी हो कि पाकिस्तानी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं और इस तरह के तफरीह में और इस तरह के मशागल में दिलचस्पी लेते हैं। वरना अमूमन हमने हिप्पीज़ का या गोरों का सुना था कि वो निकलते हैं इस तरह के सफ़रों पर और इस तरह के टूरिज्म करते हैं। पाकिस्तानी तो वो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन टेंशनें ही हमारी आज तक हल नहीं। एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब मैं वहाँ पर गया और जब मैं सोच रहा था इस ट्रैवल के बारे में, तो मैं इसमें थोड़ी सी मतलब सर्च वगैरह भी मैंने इंटरनेट पर की, तो फिर मुझे पता चला कि जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, जो यूरोप से इधर इस साइड पर जा रहे हैं, वो तो सारे मतलब फॉरेनर्स हैं, मतलब हमारे लोगों में से कोई नहीं कर रहा। हाँ। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह फिर यही आ जाती है कि हमारे पास एक तो टेंशनें बहुत हैं, और दूसरा ये है कि जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा आ भी जाता है तो वो शायद चाहता है कि शायद थोड़ा और आ जाए मेरे पास, या फिर वो मतलब बिल्कुल ही वो जिसको कहते हैं ना, गरीब की सवारी छोड़ देता है, और वो उस तरफ सोचते नहीं है कि इसमें भी है एक मज़ा है, इसमें भी मतलब एक चैलेंज है। बिल्कुल। और ये कल्चर बहुत अच्छा है। आप तशरीफ़ लाए उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत सारी बातें हमने की जिसमें ये साइकिल कल्चर वाकई में, मेरे बहनोई खुद यूरोप में, मेरी फैमिली चूँकि वहाँ रहती है और एक बड़ी अच्छी कंपनी में बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन साइकिल पे जाते हैं, साइकिल पे आते हैं, और वहाँ पे CEOs और बड़ी बड़ी कंपनी के जो मालिकान और लोग हैं वो भी साइकिल पे सफ़र करते हैं, और ये कोई शर्मिंदगी का बायस नहीं है, ये बड़ा उसमें हेल्दी और बड़ा अच्छा लिया जाता है। अच्छा, आज हम सुबह पानी की बात कर रहे थे और लगे हाथ में, चूँकि आप यूरोप से ही आए हैं, मैं वहाँ जिक्र करी थी पानी की रिसाइकलिंग का। जैसे मैंने बताया फैमिली मेरी वहाँ पर है, तो मुझे पता है कि उनका जो पानी का बिल आता है ना, वो इससे नहीं आता कि आपको पानी कितना सप्लाई किया गया, बल्कि आपने कितना पानी ड्रेन, आपका जो ड्रेन है, यानी जो आपने बर्तन धोए, कपड़े धोए, फ्लश किया, बाथरूम इस्तेमाल किया, वो जितना पानी आपने यूज़ किया है उस पानी को बिल करते हैं वो, और उस पानी को फिर वो प्रोसेस करते हैं। वो उसको फेंक नहीं देते हमारी इतना, वो गटर में गया और पता नहीं कहाँ गया, उसको पूरा रिसाइकिल करके उसको हिस्सा बनाया जाता है दोबारा, कि वो पानी जो है वो ज़मीन में वापस जाए और अच्छी तरह से उसका हिस्सा बने। जी जी, एग्जैक्टली, सब पूरा पानी रिसाइकिल होता है। और मज़े की बात यह है कि इतना ज़बरदस्त रिसाइकिल होता है कि हमारे यहाँ तो हम ये सोचते हैं कि अगर टूटी का पानी पी लें तो शायद पेट ख़राब हो जाए, कुछ और मसले हो जाएं, और वहाँ पर उनका रूल है कि मतलब ये ड्रिंकेबल वाटर होगा। हाँ। तो जो भी पानी आपकी टूटी में आता है, तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो मतलब जो मिनरल वाटर पीते हैं, लेकिन ये है कि मैं पूरी ज़िंदगी वहाँ पर जो है वो टूटियों का पानी पीता रहा हूँ, और बिल्कुल ड्रिंकेबल वाटर होता है और बिल्कुल टेस्टलेस, और जिस तरह प्योर वाटर होता है। हमारे भी टूटियों का पानी पीते रहे हम, ये तो अब आके हमें कोई वबा हो गई है कि हमने अपनी सारी सिस्टम्स को ख़राब कर लिया, जिसमें अल्लाह करे कि हम पानी का जो है वो उस तरह से एहसास करें जिस तरह से करना ज़रूरी है, और इसका कदर करें। जी जी बिल्कुल, ये मतलब एक सबसे जो एसेंशियल जो हमारा जो एक एसेट है, बिल्कुल एग्जैक्टली, उसको हम मतलब ज़ाया करते हैं, मतलब वो भी ज़ाया हो रहा है और दरियाओं का पानी भी ज़ाया हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा आलमी है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, और हम आपके हर सफ़र में चाहेंगे कि आप इसी तरह कामयाबी की। और भी कुछ इरादे हैं वैसे, और भी कुछ करना है? इंशाल्लाह जी, कुछ है इरादा, मिडल ईस्ट में जाने का है, और पूरी दुनिया पड़ी अभी तो मतलब
150-200 मुल्क पढ़े हैं, तो अच्छा। बिल्कुल है, चलिए बिल्कुल। सवाल है इनसे, लास्ट क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाती है पाकिस्तान में साइकिलिंग को प्रमोट करने के हवाले से, तो क्या आप फिर उसकी सरपरस्ती करेंगे? अब नहीं। सरपरस्ती साइकिलिंग करने को के लिए तो promote मुझे करने बैठना पड़ेगा ना। तो लेकिन ये है कि मैं यही पैगाम दे सकता हूँ कि जो नौजवान नस्ल खास तौर पर है कि ये ज़रा थोड़ा सा फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलें, और ये है कि सारा टाइम इंटरनेट पर बैठने की बजाय और मतलब थोड़ा सा बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें, थोड़ी ट्रैवलिंग करें। वसाइल के और लिए थोड़ा अच्छा सा करना गवर्नमेंट अगर चाहिए, ये कि support करे, बच्चों को तो ये फिर देना चाहिए फायदा मौका मिलता कि है वो ज़्यादा। बजाय इसके कि उन्हें मोटरसाइकिल ले दें और वो व्हीलिंग करना शुरू कर दें, साइकिल ही लेके दें उन्हें ताकि वो साइकिल चलाएं। Exactly, मतलब बहुत अगर उन्होंने शुक्रिया। तेज हमने ब्रेक चलाना- लेनी है, सो ब्रेक के लिए रुक रही हूँ मैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। हमारे बहुत सारे सूबों में हमारा सबसे बड़ा रकबे के एतबार से और सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत लोगों की, जिनकी रिवायात, जिनकी अपना कल्चर, जिनकी ट्रेडिशन का एक अर्सा हमने तज़किरा भी सुना, और ख़ास तौर पर अगर अल्लामा इकबाल की वो हमने नज़म पढ़ी हो जिसमें उन्होंने बूढ़े बलोच की नसीहत अपने बेटे को, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या खुददारी और क्या कल्चर जो है उस इलाके में एग्जिस्ट करता है। यही वो बलूचिस्तान है कि जो आजकल के दौर में और आजकल की दुनिया में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम, और पूरी दुनिया की नज़र में भी सबसे ज़्यादा अहम, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और उसके साथ साथ इसको अल्लाह ताला ने जिन कुदरती वसाइल से माला माल किया है, और उसके साथ साथ फिर जिस तरह की एनर्जी पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त पूरे रीजन में, वो इसने इसको एक ख़ास तरह की अहमियत अता की है। हमारे इस मुल्क में बलूचिस्तान की अहमियत जो है वो हमारा दिल, हमारे जिगर, हमारे कह लें आप हमारे सबसे अहम हिस्से की है। बलूचिस्तान के सियासतदान जो है बहुत ज़्यादा हमें सियासी मंजरनामे पे नज़र नहीं आते, कम कम नज़र आते हैं। बहुत अहम सियासी शख्सियत इस वक्त मेरे साथ हैं, मीर हासिल खान बजिंजर साहब, जो कि पाकिस्तान नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं ये जो कह रही हूँ कि बलूचिस्तान के सियासी लोग जो हैं कम कम क्यों नज़र आते हैं? आबादी कम नहीं, लेकिन सियासत में तो आबादी के है। तनाज़ुर से नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि कम कम नजर आते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो मुझे एज कम्पेयर टू बहुत से लोगों से ज्यादा सीरियस लगते हैं। ठीक। और हमारी मीडिया में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, दे ऑलवेज गो फॉर रेटिंग। अब व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ रेटिंग? इज शेख रशीद, जी। ठीक है ना? तो अब उस लेवल की बात तो कोई कर नहीं सकता, तो उस लिए वो रेटिंग में नीचे रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए कम आते हैं। कम आते हैं। ठीक। अच्छा, लेकिन सियासत से आपकी वाबस्तगी और आपके ख़ानदान की वाबस्तगी बड़ी देरीन है, और मुझे थोड़ा सा मैं चाहूँगी अपने बारे में थोड़ा हम जान सकें, आपके ख़ानदान, आपकी स्ट्रगल, बचपन, ज़िंदगी, कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ, जो आपने बलूचिस्तान बचपन में देखा और अब में क्या क्या फ़र्क आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी फैमिली का ताल्लुक है, माई फादर व गौसफ बिजंजो, जी। he joined the politics actually, he was in अलीगढ़। जब वो अलीगढ़ से वापस आए तो ही ज्वाइन पॉलिटिक्स इन 1940, 42-43। तो फिर हमारी जो पॉलिटिक्स है वो मुजाहमती पॉलिटिक्स रही। जी, उनकी स्पीच बड़ी मशहूर है, कलात वाली। जी, कलात वाली। मगर वो जो उसके बाद भी, वी आर अपोज टू अयूब खान, वी आर अपोज टू यहया खान, वी आर अपोज टू ज़ियाउल हक, फिर मुशर्रफ। तो इस लिहाज से डू यू बिलीव कि माई फादर वाज जेल फॉर 18 ईयर्स, 18 साल वो जेल में गुजारी उसकी जिंदगी। तो ज़ाहिर है कि एक घर में एक ऐसी माहौल हो तो फिर आदमी को ये अंदाजा नहीं होता कब मैं पॉलिटिक्स में आया। अच्छा, ठीक। तो मगर माई सेल्फ, मुझे याद पड़ता है, आई हैव जॉइन बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अराउंड मेरे ख्याल में 5वीं या 6ठी क्लास में। तो फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स, फिर गांव से क्वेटा, क्वेटा से कराची यूनिवर्सिटी। तो और कराची यूनिवर्सिटी में हम लोग का जो पीरियड है वो बड़ा गर्मा गर्म पीरियड था। अच्छा। 80s का जो था, जिसमें लड़ाई झगड़े और पॉलिटिक्स, क्योंकि उस जमाने में मार्शल लॉ की वजह से बाकी जगहों पॉलिटिक्स होती नहीं थी। ठीक है। पॉलिटिक्स या तो प्रेस क्लब में होती थी या यूनिवर्सिटीज में होती थी। ठीक। तो उसमें भी फिर गिरफ्तारियां, बंद होना, ये बड़ा सिलसिला चलता रहा। ठीक। तो एक्चुअली मैंने क्वेटा से तालीम शुरू की,
फिर एफए के बाद मैं कराची यूनिवर्सिटी आ गया, फिर यहाँ बी ऑनर्स किया, देन आई डिड माई एमए। उसके बाद 1-2 साल जाके थोड़ी सी जमींदारी की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। ठीक तो फिर इलेक्शंस हुए। ठीक आई हैव बिकम एमएनए इन 90 फर्स्ट, सही फिर 90 में, फिर 93 में हार गया, फिर 97 में जीत गया। फिर दूसरी जो इलेक्शन हुई उसमें हिस्सा नहीं लिया, ठीक बिकॉज मुशर्रफ वाज देयर। पार्टी का ये फैसला था कि जब तक फौजी हुकूमत है हम किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। सही फिर मैं दोबारा इधर सेनेट में आया। बिल्कुल सही। अच्छा, इस सारे सफर में जरा वालिद साहब से वो उसमें जैसे आपने कहा एक बड़ा मज़ाहमती किरदार उनका और एक बहुत बड़ा नाम जो कि बलोच वो लोग जो कि बात करते हैं मज़ाहमत की, और ख़ासतौर पर उनकी जो स्पीच का जो मैंने जिसको रेफर किया कलात वाली, बड़ा उन्होंने क्लियरली उसमें कहा जी हम नहीं मानते इस चीज़ को कि इस्लाम के नाम पर इल्हाक की इन तमाम चीज़ों का, बलोच इज़ अ बलोच। आपने उस सारी लेगेसी को लेके आगे चले हैं आज तक, उस सारे सफ़र में क्या क्या चीज़ें आई हैं? अब जबकि हमने लेटेस्ट जो सुना है कि बलोच अलहदगी पसंद जो कि मुल्क से बाहर मुकीम थे, उन्होंने भी कह दिया हम अलहदगी पसंदगी की बात नहीं करते। देखिए आप ये जो पॉलिटिक्स है मीर साहब वाली, मीर साहब वाज द फर्स्ट मैन कि उसने कहा कि भाई हमें इस मुल्क पे इलाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अलहदा मुल्क रहे हैं, हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। मगर उसके बाद जब पाकिस्तान बना, उसके बाद मीर साहब ने ये भी कहा कि अब इस फेडरेशन के बाहर बात नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल, अब ये मुमकिन नहीं है, और इस फेडरेशन को एक ट्रू फेडरेशन बनाने की जरूरत है। वही जो थ्योरी थी जिसको कम से कम आज मुझे कोई क्रेडिट मिलता है, वो दैट इज 80th अमेंडमेंट, क्योंकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बलूचिस्तान से ओनली साइन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जब यहाँ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसके बाद इत्तेफाक है कि जब 80th अमेंडमेंट जो आई या कॉन्स्टिट्यूशन हमने चेंज किया, तो वो 80th एक अमेंडमेंट नहीं थी, वो तो आधी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इधर उधर किया था, जो फौजियों ने उसका बेड़ा कर किया था। ठीक, तो मैं समझता हूं कि वो बात जो मीर साहब ने की थी 1973 में भुट्टो के साथ कि जी आप ये जो डिवॉल्व करें तमाम चीजों को, तो मैं समझता हूं कि दैट ड्रीम कम ट्रू ठीक इन शेप ऑफ द 80th अमेंडमेंट, ठीक है, और इत्तेफाक से उसका सिग्नेटरी मैं था। सही। तो आप समझते हैं कि खासे जो शिकवे थे, खासे जो मसले मसाइल थे, उनका हल हो गया है? मैं समझता हूं 18वीं कि तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनली वो हल हो गए। कुछ मुश्किलात हैं, क्योंकि यहाँ पे एक माइंडसेट है इस्लामाबाद में कि हर चीज जो है सेंटर के पास रहे, ठीक, तो अभी तक वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहा है, मगर मैं समझता हूं कि सूबों को जब ये गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में मिल गई है, तो अब वो ज्यादा देर तक कामयाब नहीं होंगे। ठीक, और अगर यही काम, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, ये कभी कभी होती है फेलियर ऑफ लीडरशिप। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलहदगी को आप देख ले, वो बिल्कुल इसी बात पे हुआ था। अगर आप मुस्लिम लीग का और कायद आज़म का डिमांड ले ले, ही नेवर से पाकिस्तान, उसने कहा मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को ये चीजें आप दें, हमें कोई झगड़ा नहीं है, मगर वो लीडरशिप इसको सॉल्व करने में कामयाब नहीं हुई, लिहाजा दो मुल्क बन गए। ठीक, अगेन यू कम टू बांग्लादेश। बांग्लादेश के 1-2 पार्लियामेंट्स के अलावा बाकी चीजें आप सारे सामने रख लें, जो 6 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट के अलावा बाकी सारी पॉइंट यही हैं जो आपने 80th अमेंडमेंट में की थी, जो पाकिस्तान नहीं टूटता। जी, तो मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनको बहुत पहले होना चाहिए। ठीक। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा बात होती है जब, तो फिर कोट करते हैं लोग जनरल BK सिंह को भी, जो कि अमेरिका के एक्स आर्मी चीफ रहे, जिन्होंने कहा जी बलोच अलहदगी पसंद तहरीकों को हमने सपोर्ट किया है, हम देते हैं उनको, अपनी किताब में डॉक्यूमेंट किया ये। आप इसको कैसे देखते हैं कि फिर इसमें बहुत सारे और ख़ास तौर पे इंडिया और बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स के और फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स का इंटरेस्ट जो है वो भी रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर बाज़ औक़ात वक्तन मज़ामती तहरीकें जो है वो मुसल्ला भी हुई, या फिर इसमें दो चीजें हैं। एक देखिए, वो मूवमेंट्स जो पहले चली उनकी हैयत मुख्तलिफ थी। ठीक है, मतलब बलूचिस्तान में इस किस्म का पुरतशद्दुद मूवमेंट कभी नहीं चला, चाहे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रहा हो,
चाहे वो मुजाहिमतकारों की तरफ से हो। हमने शुरू से स्टैंड ये लिया है कि ये जो मुजाहिमत है ये कामयाब नहीं हो सकती। इसमें जो आप नौजवानों को इमोशनल कर रहे हैं ये इनमें नुकसान में जाएंगे। मैं समझता हूं कि कुछ गलतियां हमारी थी। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट बिला वजह उठा के अकबर बुगटी को मारता नहीं, ये तमाम चीजें नहीं होती, तो इस मूवमेंट को इतना तेल नहीं मिलता, इतनी फीड नहीं मिलती। अच्छा, उन्होंने जब किया ये कुछ, तो देखिए आप खुद भी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है, तो फिर सबकी नजरें लगी हुई है, बिल्कुल लगी नहीं है। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, इवन चाहे वो चाइना यूएई हो, चाहे वो ईरान हो, चाइना हो। मसला आप कह रहे हैं कि जी मैं ग्वादर पोर्ट बनाऊंगा। अगर ग्वादर पोर्ट की आपकी साइज उसी तरह बनी, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट यू एंड ईरान। हाँ, चाबहार बिल्कुल। तो जाहिर है कि इधर सबके इंटरेस्ट है। फिर अफगानिस्तान के साथ भी यू आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, बिल्कुल। तो वहां पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान को नहीं माना था। नहीं माना, ठीक है ना। तो उधर भी आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अफगानिस्तान का कोई 1000-2000 किलोमीटर का आपका बॉर्डर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। और कितने अफगानी हमारे यहाँ अफगानी मुहाजिर आपने हैं, खुद मेहरबानी करके लाए हैं, पनाह ठीक है ना? गुज़ीर हैं हमारे यहाँ। तो देखिए इस हवाले से देखते हो तो देखिए बलूचिस्तान में जैसे मेरी आपकी बात हो रही थी कि जैसे एनर्जी कॉरिडोर है, बिल्कुल। मसले इस वक्त एक सेंट्रल एशिया को ले लें। सेंट्रल एशिया कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है। हाँ, दे हैव ओनली वन वे, दैट इज अ ग्वादर पोर्ट। हाँ जी। आप बलूचिस्तान की जो आपकी सी है, इसके अलावा उसके ऊपर कोई चारा नहीं है। इतनी बड़ी सेंट्रल एशिया, उस सेंट्रल एशिया में चीन भी पहुंचना चाहता है, वहां पे अमेरिका भी जाना चाहता है, पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट वहां जा रही है। तो अल्टीमेटली वेयर दे गो, दे हैव टू कम टू द पाकिस्तानी वाटर्स। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तानी वाटर्स में आपके पास जो सी है उसका 78% जो है दैट इज इन बलूचिस्तान। सही। तो लिहाजा ये फिर ईरान अगर अब आज जीव नहीं जाए शाम को, यू विल सी द लाइट्स ऑफ चाबार। जी बिल्कुल। ठीक है ना। इसी तरह आगे आपका जो सबसे अहम जगह है दैट इज स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज, बिल्कुल, जो बिल्कुल आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है। ये तो सारी दुनिया को पता है कि अब चाइना की पर्ल ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रेटजी में ग्वादर कहाँ प्लेस्ड है, तो इंडिया की और ईरान की उसमें चाबहार की उसमें वो कहाँ पर है। फिर जब हम बात करते हैं कि वो जो हॉर्मुज जहाँ पर के जहाँ से गुजरता है सारा ऑयल आपका, वहाँ के बिल्कुल पास है हम लोग। तो ये सब चीज़ें तो वाकिफ है, लेकिन मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो क्या फील करते हैं, वो क्या महसूस करते हैं। और आपने 6 नुकात दिए थे, उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि आगाज हकूक़ बलूचिस्तान या 18वीं तरमीम जो है, इन दोनों से मामलात बेहतर हो गए। अब क्या हमारे यहाँ वहाँ कोई अलहदगी पसंदी तहरीकें नहीं रह गई, क्या कोई मज़ाहमती तबका नहीं बाकी है, और अगर है तो वो क्या चाहते हैं, अब फिर उनका क्या है? देखिए हम ये कहें कि बिल्कुल मज़ाहमती तहरीक ख़त्म हो चुकी है, वहाँ सब पीस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुज़ाहमत आज भी मौजूद है और मुज़ाहमत काफ़ी अरसे तक चलेगी। अच्छा, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी डे बाई डे। मतलब आप रोज पढ़ते हैं कि फलाने जगह पे एक ने हथियार डाल दिया, फलाने जगह पे एक ने हथियार डाल दिया, क्योंकि अब उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। सही। और मैं समझता हूं कि ये टाइम लगेगा, मगर 1-2 साल में अच्छी खासी वहां पीस आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने की कि ये मुजाहिमत कब तक रहेगी, देखिए हमारे यहाँ जो मुजाहिमत है उसकी वजह आज भी सबसे बड़ी जो वजह है वो पसमानदगी है। अच्छा, पसमानदगी के जिम्मेदार कौन है सर? यहाँ से बात शुरू करेंगे, लेकिन ब्रेक ले लें पहले। सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं अपने बलूचिस्तान के एक ऐसे लीडर से जिनका बलूचिस्तान की सियासत से बढ़कर पाकिस्तान की सियासत में बहुत सा कंट्रीब्यूशन, और आज इसी वाले से उनसे बातचीत जो है प्रोग्राम का हिस्सा है। मीर हासिल खान बज़न जो हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं नेशनल पार्टी के। अच्छा सर, मैं आपसे पूछ रही थी, आपने सूबे में पसमानदगी का जिक्र किया,
और मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है इस पसमानदगी का, क्योंकि हम तो ये समझते हैं और हमने ये देखा भी है कि वहाँ पे तो फ्यूडल लॉर्ड्स की या फिर आप कह लें कि वडेरों की, जागीरदारों की या सरदारों की बड़ी अहमियत है और वही अपने कबीले और इलाके के कह लें कुल मालिक होते हैं। तो फिर जिम्मेदार आपके ख्याल में वो वडेरा, वो सरदार, वो जागीरदार, वो नवाब, वो उस इलाके का बड़ा है या फिर फेडरल गवर्नमेंट है? मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के साथ बेसिकली हमने क्या किया, वो जो सफेद चमड़ी वाला अंग्रेज गया तो काली चमड़ी वाली अंग्रेज आ गया हमारे पास। ठीक। अंग्रेजी ने इस मुल्क को गवर्न नहीं किया, बलूचिस्तान को कभी भी। उनने कभी वहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दी, जैसे पंजाब में उन्होंने दी, संडमैन सिंध में दी, पॉलिसी के साथ उन्होंने हाँ। रूल किया वहां पे कि भाई वो सरदार है, इस सरदार को हाथ में रखो, इससे फौज भी बनाओ, इससे लड़ो भी, इसे लड़वाओ भी। और जब पाकिस्तान बना तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, जो उस वक्त के रूलर्स थे, उन्होंने उसी सिस्टम को कंटिन्यू किया। आप अंदाजा लगाएं कि आपका जो जिरगा सिस्टम है वो जाके 90 की दिहाई में खत्म होती है, ठीक। बाकायदा ऑफिशियल जिरगा सिस्टम। तो इसका मतलब है कि जिरगा सिस्टम जहां आप करते हैं उसको जब आप ऑफिशियल हैसियत देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने लोगों को उनके हाल पे छोड़ा हुआ। लेकिन कन्फ्रंटेशन भी तो बहुत ज्यादा थी, जागीरदार, नवाब, सरदार कहाँ मानने के लिए तैयार थे कि नहीं, उनकी से पावर्स ले ली जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं, आई डोंट एग्री ऑन दिस। अच्छा। हमने क्या किया कि फेडरल गवर्नमेंट ने उन्होंने को इन्हीं लोगों को और एम्पावर करता रहा, इन्हीं जागीरदारों को, फ्यूडल्स को और खासकर सरदारों, क्योंकि वहां ज्यादा सरदारी होते हैं, इनको ज्यादा एम्पावर किया ताकि वो आराम से यहाँ पे अपना हुकूमत कर सके। ये थी हमारी गलत पॉलिसी। ज़ाहिर सरदार और सरकार, हमारे एक कॉमन लफ्ज इस्तेमाल होता है, सरदार और सरकार। ठीक। जब सरदार और सरकार इकट्ठे थे तो आप बताएं कि अवाम का क्या हाल होगा। तो फेडरल गवर्नमेंट को मैं ज्यादा जिम्मेदार समझता हूं, इन सरदारों को फेडरल के मुकाबले में कम जिम्मेदार। लेकिन यही सरदार खड़े होकर फिर लोगों को जब मज़ाहमत पे उकसाते थे तो फिर वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ कि नहीं, उन्होंने आपको ये सब कुछ नहीं दिया। नहीं, ये इस तरह नहीं है। इसमें देखिए कुछ पॉलिटिकल चीजें हैं जो पॉलिटिकली लोगों के सामने नहीं आई। मसलन 1973 की जो रेजिस्टेंस थी उसमें पॉलिटिकल लोगों की एक बहुत बड़ी कैप थी जो वो लड़ाई लड़ रही थी, और वो लड़ाई तोपी गई। प्रैक्टिकली अगर भुट्टो आके बिला वजह नैब की हुकूमत नहीं तोड़ता, अब तोड़ने के बाद जाहिर बलूचिस्तान में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है दैट विल गो टू द माउंटेन्स। हाँ, लेकिन वो लंदन प्लान का भी तो तस्करा करते हैं ना ठीक है फिर ना, कि वो ठीक है ना। कि वो भी तो एक वो भी सिलसिला नहीं चल था रहा ना, भुट्टो का था ना, दैट अकबर भुट्टो वाज अ पार्ट ऑफ दैट। हाँ, ठीक है ना। ठीक। तो उस जमाने में भी ये सरदारों का शोशा खुद किसका, भुट्टो का था, और बलूचिस्तान के सारे सरदार भुट्टो के पास थे। अकबर बुगटी वाज विद देम, दोदा खान वाज देम, जितने मेजर बड़े बड़े सरदार थे दे वर पार्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। मगर ये है कि उन्होंने ये किया कि जो फौज जो थी उसने एक अपनी ब्रीड सरदारों की पैदा की ताकि उनको खुद डेवलप भी करे, उनको कंट्रोल भी करे। तो इस तरह उन्होंने कभी बलूचिस्तान को एडमिनिस्ट्रेट करना या हुकूमत करना या हुकूमत देना, ये सिलसिला उन्हें रखा ही नहीं। मतलब आप मुझे ये बताएं, अगर आज से 20 साल पहले ये ग्वादर पोर्ट बनता, क्या बलूचिस्तान की सिचुएशन यही होती है जो आज है? बिल्कुल नहीं। रेकोडेक अभी तो नहीं आया ना, पाकिस्तान के या बलूचों के आने के बाद तो नहीं बना। रेकोडेक को आज भी आप फुली एक्सप्लोर करें, वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान को पूरा 50 साल तक काफी है, आप कुछ भी ना करें। जी। इसी तरह आपके कॉपर माइंस, बिल्कुल। आपने हाथ नहीं लगाया। अमेरिकन एक कंपनी ने आकर वो सारा कर देन दे गिव अप बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्ट। हाँ, आपके जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है, छोटी छोटी चोरियां, हाँ। ठीक है ना। इसी तरह आप अंदाजा लगाएं कि बलूचिस्तान से जो गैस निकलती थी 52 में निकलती है, 80 में क्वेटा में आती है, और 90% बलूचिस्तान में पीपल डोंट नो व्हाट इज द गैस। ठीक है ना। इसी तरह आपके जो रोड्स थे, आप यकीन करें कि आप जो हाईवे, पहली हाईवे जो बनी है बलूचिस्तान में, वो जाके 80 में कंप्लीट हुई है, 80s में।
जबकि आप पूरे पाकिस्तान को कंपेयर करें तो इसीलिए जो बलूचिस्तान की जो बैकवर्डनेस है वो आप आज भी तस्वर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यू आइदर यू गो टू चोलिस्तान और Stone Age, बलूचिस्तान। हाँ बिल्कुल तो देखिए ये बुनियादी चीजें हैं सही। कि लेकिन अब जब के आगाज हो चुका, गाज़ी हकूक़ बलूचिस्तान के नाम पर बहुत बड़ा पैकेज दिया गया, वो भी तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, वो भी तो सारे असेंबली के लोग खुद ही खा पी गए। नहीं कहाँ पहुंची इसकी ट्रिकल डाउन भी? नहीं हुआ, बल्कि वो प्लान क्योंकि हमें उसमें इनवाइट किया, हम नहीं गए उसमें, क्योंकि हमें मालूम था कि ये जिस तरह होना है वो नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अब भी अगर बलूचिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्या है वो स्पेशल ट्रीटमेंट? देखिए एक तो ये है कि आपको उसके हाईवेज में काफी शेयर बनाना पड़ेगा, अच्छा ठीक है ना, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को और आपको और इम्प्रूव करना होगा, ठीक जो कि बलूचिस्तान के इस बजट से अगले 50 साल में भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो वॉल्यूम ऑफ बजट है वो इतना कम है कि उसकी तो 70% तनख्वाह में चली लेकिन जाती अब तो एनर्जी कॉरिडोर की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा वो लिंक करना है। अभी उसको, कुछ भी नहीं है सिवाय एक रोड के जो ग्वादर पोर्ट को जाके रतो डेरो से मिला रहा है। हाँ इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पे, अच्छा बाकी सब कहानी है। तो हम कहते हैं कि जब तक आप इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें, वहां पे थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दें, वहां के डैम्स एंड एग्रीकल्चर को डेवलप कर ले, तो फिर काफी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। हाँ लेकिन मुजाहमत का जो सिलसिला मुसलसल वहाँ जारी है, वहाँ पे जाना इतना खतरे से खाली नहीं नहीं है। ऐसा नहीं है। वहाँ पे सुना पंजाबी, मतलब आए दिन हम सुनते हैं लोगों को वहाँ पे गोली मत मार मारते। दी जाती है और उठा लिया जाता बिल्कुल सही है। है। ये जो सिलसिला था स्पेशली पंजाबियों का, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। ये शुरू में जब 2 साल थे, मैंने कहा कि ये पुरतशद्दुद ट्रेंड हमारे यहाँ पहले नहीं हुआ, मुजाहिमत पहले भी हुई है मगर कोई सिविलियन इनोसेंट आदमी नहीं मारा गया। ये 2 साल चला, फिर दरमियान में वो जो मजहबी दहशतगर्दी आई, तब यकीन करें कि क्वार्टर 5 बजे 7 बजे बंद होता था। अब आफ्टर नेशनल पार्टी गवर्नमेंट, अब हमें 2 साल हो गए, 70% पंजाबी जो गया था वापस आ गया। अच्छा। नाउ दे आर इन क्वार्टर। जिनने अपने कारोबार छोड़े थे वो वापस आ गए। टारगेट किलिंग तकरीबन अब न होने के बराबर है। और इस वक्त क्वेटा शहर रात के 12 बजे तक खुला होता है, जो 7 बजे बंद होता था। क्वेटा शहर में कोई आदमी सोचता नहीं था कि मैं वहां जाऊंगा। जहां जिसके हाथ में पाकिस्तान का झंडा होता था उसको गोली मारा जाता। हाँ जी बिल्कुल, तराना पड़ने पे गोली ठीक है? मारी जाती थी। मगर आज वहां पे रैलियां निकल रही है। अभी नहीं, अभी हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज प्रेसिडेंट नेशनल पार्टी मेरे साथ हैं, मीर हासिल खान भजिंजो साहब। सर आप थोड़ा लेट हो गए, वक्त नहीं मिला बहुत सारी बातें करने का, इसलिए 2 सवाल बहुत बुनियादी अहमियत के, जो अभी बहुत सारे हमारे यहाँ बैठे हुए ऑडियंस भी आपसे पूछ रहे थे। नंबर 1, जो इंडिया में थ्रेट करता है, हमारे साथ कश्मीर में आपने किया ना कुछ ऊपर नीचे, तो हम भी बलोचिस्तान में आपको मजा चखा देंगे। तो ये जो एक सिलसिला है इंडिया की फंडिंग का, जो जनरल वी के सिंह ने लिख दिया, हम देते हैं बलोच अलहदगी पसंदों को, हम सपोर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेड उसका अपनी किताब में अपने हाथों से लिखा हुआ जुमला है इंडियन एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। ये सिलसिला ये सिर्फ उसी वक्त तक खत्म होगा जब तक नेशनल पार्टी गवर्नमेंट में रहेगी, और फिर दोबारा से खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे होता है तो मज़ाहमत का सिलसिला दोबारा शुरू नहीं, हो जाएगा। इसमें देखिए मैं समझता हूं कि इंडिया का ये कहना कि कश्मीर में तुम जो करोगे हम बलूचिस्तान में वो करेंगे, वो वहां बलूचिस्तान में कर नहीं सकता है। दैट्स नॉट पॉसिबल विद इंडिया। ही कैन फंड एनी बॉडी, किसी को पैसा दे सकता हाँ है, तो BLA BRA वगैरह वगैरह ये सब फंडेड ही तो है। मगर मैं समझता हूं कि अगर हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा सा बेहतर काम कर ले तो ये मसला इतना बड़ा नहीं है, ये हल हो सकता है। लेकिन सर जहाँ पे आप खुद कह रहे हैं पसमानदगी का ये आलम है और गुर्बत का ये आलम है, वहाँ इतना असलहा, इतनी रियासती जो अदारे उनसे कन्फ्रंट करने के लिए असलहा की मौजूदगी डेफिनेटली बैन अल-अक़वामी हाथों की और दूसरी अक़वाम की नहीं, देखिए, इन्वॉल्वमेंट की। मसला ये है कि बलूचिस्तान की जो रेजिस्टेंस है वो इतनी बड़ी नहीं है जितना उसको समझा जाता है। ठीक है, मसलन मैं आपको 2 मिसाल दे दूं। चाइनीज का एक प्रोजेक्ट है सेंदक, आपने कहीं सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। सेंदक 1973 में शुरू होता है।
आज तक चल रहा है, एक दिन के लिए डिस्टर्ब नहीं हुआ। बलूचिस्तान का 70% में ये मामला नहीं है, सही। चंद जगहों पे है, ये हर कहीं फैला हुआ नहीं है। उसको मैं समझता हूं कि अब वो नौजवान इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि जी अब जो जिस काज या जिस मकसद के लिए हम गए थे, अब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक। अभी तो लोगों ने आना शुरू कर दिया है। सही। आप समझते हैं नेशनल पार्टी की अब हुकूमत है तो अब मसाइल जो है उनका हल मुमकिन होगा? अब तो आपकी अपनी पार्टी की मैं हुकूमत कहता हूं है। कि हम उनको पॉलिटिकली देखिए ना, बाकी हुकूमतों ने उनको एज ए हुकूमत फाइट किया है, हम तो आइडियोलॉजिकली भी उनके साथ बात करते हैं ना कि भाई चलो पाकिस्तान, आप कहते हैं पाकिस्तान तोड़ेंगे ना, आप मुझे कन्विंस करें आप कैसे तोड़ेंगे, मैं आपके साथ हूं, पहले बताएं मुझे आप कैसे तोड़ेंगे, इज इट पॉसिबल? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वाई आप इन बच्चों को क्यों मरवाते हो? ठीक। हमारे बच्चे जिस तादाद मर रहे हैं, चाहे उसको इंडिया का नाम दे, किसी का दे, तो मर तो हम ही रहे हैं, बिल्कुल सही है, मर तो दूसरा नहीं रहा। हम ही रहे। तो हम उनको इस बात पे, हम आइडियोलॉजिकली भी उनके साथ फाइट करते हैं और इस पे उनने हमें मारा है। बिल्कुल सही। उनने हमारे दोस्त जो मौलाबश दश्ती था उसको मारा, नसीम जंगियान को मारा, हमारे 8-10 अहम लोग उनने मारे। वी ऑल आर अंडर थ्रेट, मगर इसके बावजूद हम हुकूमत और डायलॉग दोनों उनके साथ करते हैं। ठीक। अब जो ब्रांडा का जो स्टेटमेंट आया है, मैं समझता हूं कि अगर ये मैच्योर हो जाता है तो दैट विल बी ब्लो फॉर द, वो जो फंड करते हैं या नहीं फंड करते हैं, दिस इज ब्लो फॉर देम। बिल्कुल सही। तो चीजें जो है ना वो आस्ते से ठीक हो रही है, ठीक। मगर उसमें आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। फिर मैंने कहा कि आपकी इसकी डेवलपमेंट को हमें थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आपके तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया, बहुत सा खुलूस, बहुत सारी दुआएं। एक आम पाकिस्तानी है, हम सब आम पाकिस्तानी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपने उनके जज्बात भी सुने। सब बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के लोगों से उतनी ही मोहब्बत रखते हैं जितने हमारा दिल चाहता है वहाँ भी अस्पताल इतने ही अच्छे हों, स्कूल इतने ही अच्छे हों, रोड्स इतनी ही अच्छी हों, वहाँ के लोग, वहाँ की खवातीन, वहाँ के मर्द, वहाँ के बच्चे इतने खुशहाल हों, इतने ही खुशबाश हों जितने कि मुल्क के किसी भी हिस्से में हैं। हमें बलूचिस्तान से बहुत प्यार है। अब आपके सियासी मसले जो हैं उनका हल करना आपके अपने उसमें है। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने का। आपसे भी इजाजत लेंगे इसी दुआ के साथ कि आपका हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल, फिर रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।